Success Mantra. We shape future. Hello everyone, welcome you all in today's The Hindu News Analysis. So prior getting the details, let's have a sneak peek what is important for us in today's The Hindu. So first of all, we have a very important topic. Actually, it is a developing topic regarding the legal section. And such kind of topic you can expect directly in IELTS also, in the GK section or in the CLAT section. You can expect this question in the legal reasoning part. राइट लीगल रीजनिंग पार्ट में भी आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रॉम सच टॉपिक्स DULLB कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस राइट DULLB भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है इवन इट इज MH सेट आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इट इज अ वेरी वेराइटी टॉपिक राइट तो इसको भी डिटेल में देखेंगे डेथ पेनाल्टी सुप्रीम कोर्ट मूड्स फेयर हियरिंग एंड नोइंग द किलर राइट ये एक्चुअली दो टॉपिक्स है नोइंग द किलर एक अलग टॉपिक है जो आपको पेज नंबर 6 पे मिलेगा एंड आज का द हिंदू काफी इंटरेस्टिंग उन्होंने बनाया है 144 ईयर्स हो गए हैं द हिंदू को राइट तो उसी लाइक उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है हिंदू को आज राइट तो वो पेज नंबर 1 एंड 6 पे ये दोनों टॉपिक्स मिलेंगे आज सेकेंड टॉपिक इज अबाउट द हिजाब केस एंड द एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन इस पर्टिकुलर केस में वी विल फोकस ऑन द टू कीवर्ड्स लाइक द हिजाब केस फर्स्ट सेकेंड इज द एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन राइट इस टॉपिक को जरूर से पढ़िएगा जरूर से राइट और किसी भी तरह का ओपिनियन बनाने का जरूरत नहीं है जस्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है आई विल टेल यू रिगार्डिंग द फैक्ट्स एंड ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू राइट यू विल रीड और टू गेट अ क्लैरिटी अबाउट इट क्योंकि ये डिसीजन जो है हिजाब केस का डिसीजन कर्नाटक हाईकोर्ट का वो 9 जज बेंच के पास गया हुआ है इन द सुप्रीम कोर्ट तो उसमें किसी भी तरह का ओपिनियन बनाने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज इट इज सब जुडिस राइट व्हेन द मैटर इज सब जुडिस डोंट स्पीक अबाउट इट राइट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट देख रहा है ना सर वो लोग काफी एक्सपीरियंस है हम लोग से राइट तो पेज नंबर 6 पे मिलेगा ये जोरावर टैंक ऑन डिमांड टॉपिक है ये ऑन डिमांड टॉपिक आई होप कि अब आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा जोरावर टैंक से एंड आई ऑल्सो थैंक यू डैट जोरावर टैंक से हम लोगों ने एक और टॉपिक को लिंक किया है इंडिजीनियस वे में राइट एंड वी हैव लिंक दिस टॉपिक विद द ड्रोन राइट ड्रोन टॉपिक से हम लोगों ने इसको लिंक किया है जोरावर को तो इस तरह से इसको देखना है and fourth topic is for us is international year of millets 2023 ये लिंक हो जाएगा आपको जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद ये गए हुए हैं तो वहां से लिंक होगा ये राइट UNGA गए हुए हैं वो ये हम लोगों ने कल देखा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको भी एक बार कल के सेशन में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया तो एक बार जरूर से देखिएगा UNGA राइट एंड दिस इज फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड यू ऑल नो डेट हम लोगों ने द हिंदू ही नहीं बल्कि करंट अफेयर्स एस्पेक्ट से बहुत ब्रॉड बेस अपना बनाया द हिंदू हो गया इंडियन एक्सप्रेस हो गया PIB हो गया और ऑल इंडिया रेडियो हो गया वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वीडियो राइट तो इसको ध्यान से देखना है फिफ्थ टॉपिक फॉर टुडे PM प्रणाम स्कीम तो ये प्रणाम वो वाला प्रणाम नहीं है ये दूसरा प्रणाम है राइट और ये जनरली फर्टिलाइजर से रिलेटेड है ये भी ऑल इंडिया रेडियो पे आपको मिलेगा राइट तो एक से वेराइटी में हम लोगों ने डाला है and one more thing is very important regarding the today's analysis that I am giving you a topic in the not to be missed part and it has been discussed in the Hindu in a very detailed manner but for your examination that very particular article is not at all important when it comes to the GK part right but you can refer that part for the English aspect and the other aspect like critical reasoning में आप expect कर सकते हैं आप अगर IELTS का पेपर देखेंगे तो इसी साल का पेपर देखेंगे अगर तो आपको क्वेश्चन नंबर 131 में भी मिलेगा इस टाइप का एक इसेंस तो उसमें से हम लोग एक ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द स्कैंडिनेवियन कंट्री स्कैंडिनेवियन एंड वन मोर इज द नॉर्डिक कंट्रीज स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक को हम फुल लेंथ में डिस्कस करेंगे बिकॉज सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लैट हैव आस्क्ड एंड अगेन IELTS और क्लैट दे कैन आस्क राइट so I hope you are clear on the overall view of today's analysis so let's start तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ वेरी नाइस टॉपिक ऑन द डेथ पेनाल्टी राइट अब इंडिया में देखिए इंडिया में डेथ पेनाल्टी जो है जो इसको जुडिशियल किलिंग भी लोग बोलते हैं तो वो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल है राइट बट अनलेस अंटिल वहां पे कुछ ना सर्कमस्टांसेस होने चाहिए राइट कि आप क्यों दे रहे हैं डेथ पेनाल्टी और डेथ पेनाल्टी का जो मिसयूज हो रहा है ये भी देखा गया है राइट और लोअर कोर्ट अगर डेथ सेंटेंस देता है राइट तो वो डेथ सेंटेंस कौन कंफर्म करेगा हाई कोर्ट तभी वो डेथ पेनाल्टी आपके आगे रिटेन कर पाएगी राइट फिर उसका सुप्रीम कोर्ट फिर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं रिमिशन का प्रोसेस होता है
पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट वर्क करता है, तो काफी सारी चीजें हैं इसमें जिसको आप लिंक करेंगे एंड जस्ट रिवाइव दैट पार्डनिंग पावर बिकॉज आई हैव डिस्कस दैट पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो आप डिस्कस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, राइट, बिकॉज बिल्किस बानो केस में हम लोगों ने बहुत अच्छे से लिंक किया है, राइट। एंड अगेन आई एम गिविंग यू अ लिंक कि आप बिल्किस बानो, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एक बार से रिवाइज कर लीजिएगा, राइट, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द आईलेट, आईलेट आपको पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस, सो बी अवेयर, राइट। लाइक आप लोगों ने एक लीगल मैगजीन पढ़ा होगा, केविएट, राइट, केविएट एम्प्टर, केविएट वेंडिएटर, ये हैरी पॉटर के आपको वो नहीं है मंत्र, ये लीगल मैगजीन्स है, केविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर हो जाइए, बिल्किस बानो को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और डेथ पेनाल्टी को लिंक कर लीजिएगा पार्डनिंग पावर से, because we have discussed a lot and I have given you a complete sheet on the regarding the remission, respite and everything I have given, pardon, respite, remission, commutation, everything, वो आपको शीट पूरा मिल जाएगा। आप एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसके नोट्स में मैंने इनकलकेट किए हुए हैं ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, तो जस्ट रिवाइज फ्रॉम देयर, राइट। अभी के लिए हमारे लिए क्या है कि डेथ पेनाल्टी के ऊपर बात की गई है। लेट मी टेक अ पेज फर्स्ट कि रिगार्डिंग द डेथ पेनाल्टी, कि आपके डेथ पेनाल्टी जो होता है, डेथ पेनाल्टी, ये डेथ पेनाल्टी से पीछे एक दो चीजें काम करती हैं, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो आप लोगों ने अगर लॉ फॉलो करते हैं अगर आप, तो आपने एन वी रमना का एक जजमेंट सुना होगा और उनका एक स्टेटमेंट सुना होगा। ये है हमारे एक्स सीजेआई एन वी रमना। उन्होंने क्या कहा था, अ लॉयर शुड नॉट ओनली लॉ नो लॉ ओनली, जैसे आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ स्टूडेंट बनने वाले हैं या है जो भी है, तो लॉ स्टूडेंट को केवल लॉ जानने की नीड नहीं होती है कि आप लॉ जान रहे हो बहुत है, नहीं, आपको सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों नॉलेज होनी चाहिए? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द डेथ पेनाल्टी, तो अगर कोई पर्सन है, राइट, अगर कोई पर्सन है, उसको अगर डेथ पेनाल्टी देना है, तो डेथ पेनाल्टी इज द लाइक डेटरेंट, मोस्ट डेटरेंट थिंग। और इंडिया में जो पेनाल्टी है वो बहुत लूज रखी जाती है, बहुत एक लीनियंट वे में पेनाल्टी दी जाती है, राइट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ता है, राइट, डिटरेंसी की तरफ नहीं। डेथ पेनाल्टी इज डेटरेंट, राइट। तो अगर किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी दी जा रही है, तो उसमें देखी जाती है कि उसकी सोशियोलॉजी कैसी है, साइकोलॉजी कैसी है, कैसा उसका सोसाइटी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, क्या वो इस टाइप का क्राइम इंटेंशनली कर रहा है। तो बहुत सारी एक्स वाई जेड एन नंबर ऑफ चीजें होती है, बिकॉज यू आर टेकिंग द लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन विच इज अगेंस्ट आर्टिकल 21, राइट। तो जब चीजें इस तरह से मूव ऑन करती है, तो आपको एक तरह से ध्यान रखना होता है कि हाँ सर, वी शुड डू दिस और नॉट। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ये चीजें लेके आया है। तो इसमें हम लोग पहली बार देखेंगे सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी। आईपीसी का सेक्शन 53 है, वो क्या बोलता है कि 5 तरह से पनिशमेंट डिफाइंड है, राइट। ये फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं फैक्ट्स। सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी बोलता है कि 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स होते हैं सर। पहला, डेथ पेनाल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रिगरस काम करवाए जाएंगे इसमें, राइट। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन, राइट, जनरल फाइन दिया जाता है पनिशमेंट, राइट, ये सब तो बहुत बात की बात है। तो ट्राई किया जाता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक ही रोक दिया जाए, डेथ पर ना जाए। बट डेथ पे कभी कभार हो जाता है सेंटेंसिंग डेथ के भी, लाइक कसाब का जो हैंगिंग हुआ या फिर निर्भया रेप केस में जो हैंगिंग हुई, तो वो सब चीजें हैं। तो हर लोगों की अपनी-अपनी ओपिनियन है कि डेथ पेनल्टी ना देके सर उनको लाइफ टाइम टॉर्चर करिए, राइट? बिकॉज़ दे शुड नो व्हाट दे हैव डन, राइट? तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस आर्टिकल में कहीं नहीं मिलेगा, बट इसको पढ़ लीजिएगा। और लिंक किसके करना है हमको? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, और इसको लिंक करना है आपको बिल्किस बानो के केस, बिल्किस बानो। और जो लोग लिंक कर पा रहे हैं, मेंशन द कमेंट सेक्शन, यस आई एम एबल टू लिंक, राइट। और नहीं लिंक कर पा रहे तो एक बार पीछे जाइए, रिवाइज करिए उन टॉपिक्स को। अगस्त में ही हम लोगों ने डिस्कस किया है और सितंबर में आई गेस कि आप लोग वीडियो का 1-2 सेकंड देख सकते हैं स्टार्टिंग का, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि बिल्किस बानो है, ये कौन सा केस उसमें डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो बिल्किस बानो के केस में रेमिशन हुआ है, उसको याद करना बहुत जरूरी है। एंड वी हैव कवर्ड 1992 वर्सेस 2014 रेमिशन केस,
राइट? वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, सो जस्ट आई एम जस्ट रिकमेंडिंग यू इस टॉपिक को डिवोर्स करके ना पढ़ें। पार्डनिंग, रेमिशन, रिस्पाइट, कम्यूटेशन सबके साथ पढ़ें, जिसको हम लोगों ने बिल्किस बानो में कवर किया था, एंड आई हैव गिवन यू फंटास्टिक नोट ओवर इट। उसको फॉलो कर लीजिए, बाकी काम हो जाएगा, नथिंग नीड मोर, राइट? अब देखते हैं जुडिशियल व्यू क्या है डेथ पेनल्टी पे। तो एक केस है, केस का नाम याद रख सकते हैं आप, एडिगा अनम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1974। यू कैन जस्ट मिस द डेट, इट्स ओके। उसमें क्या कहा गया था, कैपिटल पनिशमेंट इज एक्सेप्शन इन सर्टेन केसेस। कैपिटल पनिशमेंट हमेशा जरूरी नहीं है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में दी जाती है, राइट? और जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में आया। ये डॉक्ट्रिन जो होता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर, लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, दिस रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन टॉक्स अबाउट। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि सर रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स डॉक्ट्रिन किस केस में आया था? बच्चन सिंह। इसको डाइल्यूट किया गया माछी सिंह में, राइट? आई विल टेल यू दैट आल्सो, राइट, कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक डॉक्ट्रिन आता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर, राइट? ये आया था पहले आपको बच्चन सिंह के केस में, तो ये तो याद रखना है, राइट? और एक्सप्लेन्ड इन माछी सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आपको क्लैट पूछ चुका है और फिर से पूछ सकता है, इट वोंट बी अ सरप्राइज एलिमेंट, राइट? तो बच्चन सिंह के केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन किया गया। ये है क्या सर? व्हाट इज दिस रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन? कि सर आप जो डेथ पेनाल्टी दोगे वो रेयरेस्ट सर्कमस्टांस में दोगे। मतलब किसी ने ऐसा क्राइम कर दिया जिसके लिए कोई मतलब सीमा ही नहीं थी सर, इट वाज जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स क्राइम। जैसे निर्भया रेप एंड मर्डर का, इट वाज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर, राइट? लाइक इंसर्टिंग रॉड इज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग, कसाब इट वाज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस टू केस डिसाइड होंगे, ऐसा बच्चन सिंह में कहा गया। हाउएवर माछी सिंह में कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस डाल दिए उन लोगों ने कि अगर ये होगा तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानेंगे। तो ये ओपन डॉक्ट्रिन है एक तरह से, इट इज एन ओपन डॉक्ट्रिन, राइट? और अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी ऑफ विक्टिम्स एंड क्रिमिनल्स के ऊपर भी ध्यान रखेंगे, right? केवल लॉ के बेसिस पे हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका डेथ पेनाल्टी होता है वो है अगेंस्ट आर्टिकल 21 में। और एक राजेंद्र का केस था, इसमें ये भी कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इस पे बहुत डिबेट हुई, बट लेटर ऑन फाइनल यही है कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट? इसको स्टेट मर्डर बहुत लोग बोलते हैं, इज कॉन्स्टिट्यूशनल, कंप्लीटली इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अनलेस अंटिल इट इज डन the proper care, conscience, and after taking each and every circumstances in mind, right? I hope I am able to clear my stand, right? So just mention this rarest of rare, learn the Bachchan Singh and Machi Singh case, and death penalty is against which article? Against article 21, right? और article 21 क्या बोलता है? right to life and personal liberty, right? और उसके बाद इस चीज को आप लिंक कर लेंगे बिल्किस बानो के केस से, एंड इट इज द थर्ड टाइम आई एम सेइंग दिस कि बिल्किस बानो के केस का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें जाइए और उसको रिवाइज कर लीजिए, राइट? बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड about respite, remission, commutation, pardon of what? Of governor and president, right? And we have also discussed the 1992 versus 2014 remission policy, right? पॉलिसी, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। जिन लोगों को भी डाउट है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेशन खत्म होने के बाद बिल्किस बानो का केस रिवाइज करिए और वापस से सेशन पे आइए, अब कनेक्ट करके देखिए, फिर मजे आएंगे, राइट? फिर क्लैट का पेपर इजी हो जाता है। तो ये दोनों केस हम लोगों ने देख लिए। पूछा जाएगा कैपिटल पनिशमेंट इज एक्सेप्शन इन सर्टेन केसेस, किस केस में ये चीज हेल्ड किया गया? तो एडिगा नम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट? आई होप आई एम क्लियर ऑन इट। कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राइट? इसमें भी यही कहा गया कि परमिसिबल है, ऑल परमिसिबल है डेथ पेनाल्टी, बट एक कंडीशन लगाई गई, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इन अकॉर्डेंस विद द लॉ का मतलब प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के थ्रू उसको जाना चाहिए, राइट? अब एक बात आती है कि सर प्रेग्नेंट वुमेन को क्या डेथ पेनल्टी दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। सेक्शन 416 ऑफ सीआरपीसी ये बोलता है कि इफ अ वुमन सेंटेंस टू द डेथ इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, then high court shall order the postponement of execution and may if it thinks fit commute the sentence। commute का मतलब आप लोग यहाँ पे मुझे बताएं। I am just emphasizing on बिल्किस बानो again and again, that's because of these terms, right? कि commutation क्या होता है? remission, respite, pardon, सेंटेंस कम कर दी जाती है, राइट? किसी में सेंटेंस की डिग्री कम कर दी जाती है, इसमें सेंटेंस का फॉर्म चेंज कर दिया जाता है।
लाइफ डेथ से लाइफ कर दी जाती है, राइट? वही है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। तो इस प्रेग्नेंट लेडी को दिया जा सकता है, अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर है तो आफ्टर डिलीवरी दी जा सकती है एग्जीक्यूशन। बट इतना भी क्रूअल इंडियन लॉ नहीं है कि दे देगा। ये जस्ट कम्यूट करना इज अ बेटर वे, राइट? 1955 के सीआरपीसी अमेंडमेंट से पहले डेथ सेंटेंस वाज द नॉर्म। कंपलसरी था डेथ सेंटेंस। अभी चेंज किया गया बिकॉज वी आर अ मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी, और एक मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी को ये सब चीजें शोभा नहीं देती, राइट? और ये यहाँ तक तो ये भी एडवोकेट किया जाता है कि सर डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, राइट? तो वो होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो आप लॉ स्कूल में डिस्कस कर लीजिएगा, अभी नहीं। अभी फैक्ट्स पे फोकस करना है, बिल्किस बानो से लिंक करना है, राइट? So just if you are able to link, just mention in the comment section, yes, I am able to link, right? Coming to the next aspect is about the hijab case and the essential practice doctrine. Look, कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब केस एंड एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन, ये हमारा मेन प्राइम फोकस होगा इसमें। हिजाब पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, इट इज नॉट योर मैटर, राइट? बिकॉज यू आर अ लॉ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ लॉयर येट, first of all. And second thing, don't ever try to make opinion at your age, because if you make opinion तो आपका ना एक डेवलपमेंट रुक जाएगा वहाँ, राइट? कॉग्निटिव फैकल्टीज को डेवलप होने दीजिए, राइट? डेवलपमेंट रुकता है तो फिर मजा नहीं आता है पढ़ने में, राइट? लॉ स्कूल में आइएगा, डिफरेंट एस्पेक्ट पता चलेगा, क्या पता आप कुछ नया बोल पाए, राइट? कि सर कब होना चाहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होता है, आप उसके बेसिस पे उसको जज कर पाए चीजों को, राइट? तो हिजाब केस में कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा, आई विल मेंशन दैट केस नेम आल्सो, आई हैव मेंशन्ड इन द पीपीटी ओनली, एंड यू कैन एक्सेस द पीपीटी फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, राइट? तो हिजाब केस जो है वो कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि सर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता है, दैट्स व्हाई हिजाब इज नॉट, राइट? चलिए ठीक है। लेकिन इस केस को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में बिफोर अ 9 जज बेंच, और डिसीजन आने में टाइम लगेगा। जस्ट वेट, होल्ड योर ब्रेथ, एंड कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अभी आपको केस का नाम पता चलने वाला है, राइट? केस का नाम है रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, राइट? रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है, ये प्रॉपर केस का नाम है। इस केस में आर्टिकल 25 प्लस आर्टिकल 26 पे आप फोकस करेंगे, जो बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि वी कैन प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट आवर रिलीजन, बट इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन like restrictions, and it is not like is not absolute, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स पे भी यहाँ इफेक्ट पड़ता है, राइट? अब इम्पोर्टेंट आता है, इस पूरे केस में आपके पास एक टॉपिक है, इस पूरे आर्टिकल में आपके पास एक वर्ड है, विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, राइट? डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी ये बोलता है, इसमें ये भी ओपन डॉक्ट्रिन है, जस्ट लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बताइएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में आया था? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में आया था? 3 डॉक्ट्रिन हम लोगों ने देख लिया है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बेसिक स्ट्रक्चर एंड एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, राइट? तो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी जो है वो ये बोलता है कि सर क्या किसी रिलीजन में कोई पर्टिकुलर चीज एसेंशियल है या नहीं है। अब ये चीज है, देखिए अब हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, वी कैन प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट, राइट? वी कैन जस्ट प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट। देखते हैं आर्टिकल 25 क्या बोलता है, एक बार आर्टिकल 26 भी देख लीजिएगा साथ में, राइट? और कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस बारे में बात करता है। वी कैन प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट, ये ट्रिपल पी के बारे में बात करता है, बट सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन। अब ये रेस्ट्रिक्शन किस पे बेस्ड होगा? पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, राइट? पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, इस सब के बेसिस पे होगा। और भी बहुत सारे इसमें टर्म्स दिए गए हैं आपको, पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया गया, राइट? तो इन सब चीज़ों के रिस्ट्रिक्शन पे होगा, तो ये एक बार लगा रहा है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन कर रहा है ट्रिपल पी के ऊपर, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेटर। यहाँ पर एंटर करता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, डीओआरपी। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस क्या बोलता है? जब तक ये पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन द केस ऑफ शिरूर मठ 1954, द कमिश्नर ऑफ हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मीधर तीर्थ स्वामियार ऑफ श्री शिरूर मठ, राइट?
पूरा केस का नाम याद करना जरूरी नहीं है, शिरूर मठ केस याद है 1954 का केस, इसमें ये पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन आई थी। एंड विद टाइम ये चीजें डेवलप की हैं। अब देखिए शिरूर मठ का जो केस है वो 7 जज का बेंच था, राइट, इट वाज अ 7 जज बेंच। और अगर आपको हिजाब केस में इस चीज को इन्वोक कराना है तो पहले जो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का जो डेफिनेशन है उसको ओवररूल करवाना पड़ेगा। ओवरऑल करवाने के लिए 7 प्लस बेंच की जरूरत पड़ेगी, यानी 9 एटलीस्ट बेंच तो चाहिए ही चाहिए, राइट? क्योंकि कोई भी जजमेंट कब ओवररूल होता है, जब उसमें जो नंबर ऑफ जजेस प्रीवियस से ज्यादा होते, राइट? और ऐसा हम लोगों ने देखा भी था ईडी के केस में। ईडी का केस बताइएगा कौन सा? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का एक केस बहुत हाइप हुआ था बीच में, और हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया उन केसों को। बताइएगा केस का नाम, जो करेंटली प्रोविजन बताता है, जो कि वर्चुअली इम्पॉसिबल कर देता है ईडी को एक तरह से, राइट? तो ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट पावर दे देता है एनफोर्समेंट डायरेक्टर। उस केस का नाम बताइएगा। फिर लिंक किया हम लोगों ने दोनों को एक दूसरे से, राइट? सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, I hope you are able to understand, and if you have any doubt regarding this topic, just mention the comment section. I will surely answer your doubt, right? ये ऑन डिमांड टॉपिक है, जोरावर टैंक, राइट? एंड आई होप कि जिन्होंने इस चीज का डिमांड किया है इस टॉपिक के ऊपर, एंड आई होप शी विल बी एबल टू लाइक क्लैरिफाई कि हाँ डाउट क्लियर है या नहीं है, राइट? जोरावर टैंक के ऊपर बात करते हैं। ये एक लाइट वेटेड टैंक है बेसिकली, जो इंडिजीनियस बिल्ड है। इंडिजीनियस मतलब इंडिया में ही बना है, और इंडिजीनियस बहुत हो रहा है। विक्रांत भी आया इंडिजीनियस से, राइट? आईएनएस विक्रमादित्य, विक्रांत, अब तो विशाल आने वाला है, गेस ये आने वाले टाइम पे। तो जोरावर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जो एलएसी का रीजन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख का जो रीजन है, ईस्टर्न लद्दाख, उसमें जो हाई वेट टैंक होते हैं, इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, 56 टन, 60 टन्स, इस टाइप के जो टन्स होते हैं, तो इनका वेट आप उतने हाइट्स पे नहीं ले जा सकते। आपको ज़रूरत है हाइट पे ले जाने की कुछ हल्की चीज़ें, राइट? अब इतनी वेट वाली चीज़ें लेके जाएँगे तो ये सब राजस्थान और प्लेन एरियाज़ में काम चल जाएँगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, और चाइना के अगेंस्ट नहीं सर। बट चाइना का जो रिसेंट डेवलपमेंट देख के हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, राइट? तो ज़ोरावर वो टैंक है। अच्छा, ज़ोरावर नाम क्यों पड़ा ये भी हम देखेंगे, राइट? ये एलएसी की है, तो एलएसी की लेंथ बता दीजिएगा कितनी है? हम लोगों ने भी रिसेंटली डिस्कस किया था एलएसी की लेंथ, और क्लैट ने भी पूछा है 2021 में। ये लाइट टैंक्स होंगे, इंडिजिनियस बिल्ड है, राइट? एंड जोरावर इज अ नाइस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, ड्रोन इंटीग्रेशन, सब कुछ होगा इसमें। ऑब्वियसली हमारे घर में बना है तो जो मन वो डाल, राइट? तो इस चीज को ध्यान रखना है कि इट इज अ इंडिजिनियस बिल्ड, लाइट वेटेड टैंक, एंड हैव इक्विप्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो, राइट? इसका वेट कितना होगा? 25 टन्स, और 3 क्रूज आ सकते हैं एक में। बना रहा है इसको डीआरडीओ प्लस एलएनटी, लार्सन टर्बो। ये याद रखना, ये फैक्ट्स हैं, ये हार्डकोर फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। 25 टन्स एंड 3 क्रूज, राइट? ये बना है जोरावर सिंह खलूरिया के नाम पे। was former military general of डोगरा किंग गुलाब सिंह एंड was adept at mountain warfare, और इनको किंग ऑफ या फिर कॉन्कोरर ऑफ लद्दाख भी बोला जाता है। जोरावर सिंह खलूरिया, कॉन्कोरर ऑफ लद्दाख, इसलिए लद्दाख में जोरावर जाएंगे, राइट? तो इसको आई होप आई वाज एबल टू जस्ट क्लियर योर ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग द जोरावर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल जस्ट मेंशन, आई विल श्योरली आंसर इट, राइट? अब एक स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम भी है ऑफेंसिव डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए, कि ड्रोन्स की भी जरूरत पड़ती है हमें, राइट? ड्रोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड कम आउट टू द बॉर्डर सिक्योरिटी, राइट? तो इसको देख लीजिएगा, इसमें बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी बहुत पुराना ये टेक्नोलॉजी, 2021 का ही ये बात, 1821, और अप्रैल में भी ये न्यूज़ में रहा था, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इरेलेवेंट हो जाता है। बट आप एक बार ज़ोरावर देखिएगा, स्वॉर्न याद रखिएगा, इनकेस अगर आपसे पूछ देता है कि ड्रोन भी क्योंकि वो भी इंडिजीनियस बिल्ड है, तो ड्रोन का नाम तो स्वार ड्रोन याद रखिएगा, ठीक है? अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, कल डिस्कस किया हम लोगों ने। यूएनजीए वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। हेडक्वार्टर बता दीजिएगा यूएनजीए का कहाँ है, और जहाँ हेडक्वार्टर है वहीं गए हुए हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, राइट? और यूएनजीए का थीम भी बता दीजिएगा इस बार का। हम लोगों ने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट डिस्कस किया है, और इस टॉपिक को लिंक करेंगे आप यूएनजीए से ही, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से ही लिंक होगा ये टॉपिक। तो लिंक भी मिल गया, तो अब पढ़ने में आसानी होगी, राइट? एंड आई वोंट जस्ट डिलीट दैट लिंक, क्योंकि आपको याद रहे कि यूएनजीए से लिंक करते रहना, राइट? सो
दिस इज योर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2018 में एक्चुअली इंडिया प्रैक्टिस कर चुका है इस चीज को कि सर ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करो, तो फाओ ने कहा चलो देते हैं, राइट। गवर्निंग बॉडी थी, एक 9th सेशन हुए GB9 गवर्निंग बॉडी, इस नाम का याद रखिएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एस 2023 इन न्यू दिल्ली, राइट। तो ये बेसिक चीजें हैं। इन्होंने कहा था कि 2018 को ही करो, 2021 में प्रपोजल गया यूनाइटेड नेशंस में और 2023 को डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये पूरा इनका वो चला। यू कैन जस्ट मेंशन लाइक दिस एंड दिस, बस आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं और इसके नीचे यूएनजीए लिख सकते हैं और यूएनजीए के बारे में डिटेल्स जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया, राइट। और 72 कंट्रीज से हमें सपोर्ट मिला, राइट। मिलेट्स आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, तो इसलिए ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया, राइट। So I hope I am able to clear your doubt. And now we have an important topic regarding this FAO. क्योंकि जब क्लैट क्वेश्चन पूछेगा ना, तो लेट मी टेल यू किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका मिलेट्स के बारे में सब कुछ डाल देगा, राइट। और जयशंकर प्रसाद गए और आपसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछेंगे। आपके क्वेश्चन फाओ के ऊपर हो सकते हैं, आपके क्वेश्चन मिलेट्स के ऊपर हो सकते हैं कि सर कब पहली बार किया गया, गवर्निंग बॉडी में कितने लोग थे, राइट। और फिर आपको न्यू दिल्ली ईयर ऑफ मिलेट्स कब डिक्लेयर किया गया, राइट। तो ये सब चीज़ें मिलेट्स के अंदर आ जाएंगे। थर्ड आपके ऊपर क्वेश्चन रहेगा यूएनजीए के ऊपर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये 3 कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। आई होप आई एम एबल टू क्लेरिफाई कि आपके क्वेश्चंस भी किस तरह से बनेंगे। और इस तरह से पढ़िएगा तो आई एम गारंटिंग यू कि अगर आपने ये 4-5 महीने का जो एनालिसिस अच्छे से देखा और जुलाई टू नवंबर, तो आपके एग्जाम्स में अराउंड 25 प्लस तो आई एम गारंटिंग यू कि आ ही जाएगी, डायरेक्टली पेपर से आएंगे और यही सब चीज़ आएंगे, राइट। और इसको अगर पढ़ते रहिएगा प्रॉपर्ली, दैट इंग्लिश और कहीं ना कहीं रीजनिंग में भी ये सब टॉपिक्स आपको मिक्स मैच करते हुए मिले, तो ईजी हो जाएगा वो चीज़, राइट। तो कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाओ जिसको बोला जाता है, राइट। और इसका जो लैटिन मोटो है फियाट पैनिस है, और जिसको इंग्लिश में बोला जाए तो लेट देयर बी ब्रेड। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। मोटो क्या है फाओ का, ये लेट देयर बी ब्रेड, राइट। 16 अक्टूबर 1945 को फाउंड हुआ था क्वेबेक सिटी कनाडा में। अर्लियर इसका जो हेडक्वार्टर था वो यूएसए था, लेकिन लेटर ऑन शिफ्ट किया गया रोम इटली। 1951 में ये चीज शिफ्ट की गई थी रोम इटली में, राइट। फाओ में 195 मेंबर्स हैं, 194 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज है। यूरोपियन यूनियन आई विल डिस्कस इट टुडे ओनली, राइट, जब हम नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्री पढ़ेंगे तब, राइट। डायरेक्टर जनरल कौन है इसका, हुआ डोंगयू, ये चाइना से है। एंड फाओ इज गवर्निंग बाय अ बाइनियल कॉन्फ्रेंस, बाइनियल बाइएनुअल, ये सब चीजें याद रखिए, राइट। So coming to the next part of today's analysis, so next is what is next for us. Next is प्रणाम स्कीम, ठीक। प्रणाम स्कीम ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, राइट। इसमें अभी हमारे लिए क्या है कि पीएम प्रणाम, इसका फुल फॉर्म जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। और प्रणाम स्कीम को हम लिंक किससे करेंगे, पीएम श्री, यहाँ एच लगा लीजिए, पीएम श्री पहला, राइट। पीएम श्री स्कीम पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद तमिलनाडु ब्रेकफास्ट, राइट, दूसरा। तीसरा आप एमजी नरेगा, और ये वही स्कीम्स है जो अभी न्यूज में रहे हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू समथिंग और रॉकेट साइंस, ये 4-5 स्कीम्स हैं जो न्यूज में हैं अभी, राइट। और उसके बाद एक राजस्थान गवर्नमेंट का, राइट, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या दिया है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो ये 1 2 3 4 एंड +1 5 विच इज द प्रणाम। तो इसमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बने, इफ दे आर मेकिंग ऑन द स्कीम क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं, राइट। और प्रणाम स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, प्रमोशन फॉर अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिबल है। 4 तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं, यूरिया, डैप, मॉप एंड एनपीकेएस। फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एनपीकेएस इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। के इज द पोटेशियम, राइट। मॉप इज द म्यूरिएट ऑफ पोटैश, डैप इज द डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड यूरिया। ये देख लीजिएगा, ये आइलेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यूरिया इज द मोस्ट यूज्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइट। तो इतना एनालिसिस आई गेस मोर देन एनफ है अगर आप इसको डेली बेसिस पे कर रहे हैं, राइट। कि पीएम श्री, ब्रेकफास्ट, एमडी नरेगा, राजस्थान और प्रणाम, एक बार में सब कुछ रिवाइज हो गया, राइट।
So I hope I am able to establish all the links that are required as per this analysis. So coming to the next part of this is what not to be missed. इस टॉपिक को तो आप पढ़ ही लीजिएगा, आर एम लोधा टू रमना, ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. कमिंग ऑन टू दिस स्कैंडिनेवियन सोशल डेमोक्रेसी. आप जब इस टॉपिक को पढ़िएगा तो आई वांट विद अ अंडरस्टैंडिंग, राइट. तो आई एम प्रोवाइडिंग यू अ मैप आल्सो ऑफ द स्कैंडिनेवियन, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, राइट. तो पहले लेट मी टेल यू व्हाट आर द स्कैंडिनेवियन एंड व्हाट आर द नॉर्डिक, राइट. बाल्टिक पे भी नहीं जाएंगे, बाल्टिक इज नॉट इन आवर एरिया राइट, राइट. तो पहले हम देखते हैं स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक कंट्रीज एंड आई वांट योर ईयर्स, ऑल ईयर्स हियर, राइट. तो लेट मी जस्ट figure out this Nordic and this is Scandinavian, right. Nordic and Scandinavian दो कंट्रीज होते हैं. अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करें, स्कैंडिनेवियन में 3 कंट्रीज आती हैं. पहला है डेनमार्क एंड आई होप यू आर मेकिंग नोट्स विद दिस, राइट. सेकंड इज नॉर्वे, थर्ड इज स्वीडन, राइट. नॉर्डिक कंट्रीज में ENS और स्कैंडिनेवियन प्लस फिनलैंड प्लस आइसलैंड एंड इट्स एसोसिएटेड टेरिटरीज, उसके भी बारे में हम बात करेंगे. तो आई होप आई एम क्लियर कि स्कैंडिनेवियन, जैसे स्कैंडिनेवियन नाम बड़ा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, याद रख लीजिए. स्कैंडिनेवियन में 3 कंट्रीज हैं, नॉर्डिक में 5 है. तो इस तरह से आपको याद रहे. स्कैंडिनेवियन में 3 कौन से हैं? डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन. स्कैंडिन और नॉर्डिक में DNS, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन प्लस फिनलैंड एंड आइसलैंड, राइट. आई होप आई एम एबल टू जस्ट क्लेरिफाई व्हाट एग्जैक्टली दिस इज. एक बार मैप देख लेते हैं, राइट. मैप में क्या है देखिए, DNS कहाँ है? डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन. ये जो आपको डार्क ब्लू में दिख रहा है, ये आपको मिल जाएगा स्कैंडिनेवियन कंट्री, राइट. और नॉर्वेन कंट्री के लिए क्या करना है? फिनलैंड एंड आइसलैंड. ये आपको हो जाएगा नॉर्डिक कंट्रीज, राइट. तो नॉर्डिक कंट्रीज जो आपको एड ऑन हो रहे हैं, आई एम एनसर्कलिंग इट, फिनलैंड एंड आइसलैंड प्लस स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क. और स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क आर स्कैंडिनेवियन, और 2 और ऐड कर दीजिए उसमें, फिनलैंड और आइसलैंड. तो वो हो जाएगा, जैसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, नॉर्डिक इक्वल्स टू स्कैंडिनेवियन प्लस 2 और स्कैंडिनेवियन इज इक्वल्स टू DNS. और ये 2 में कौन है? फिनलैंड प्लस आइसलैंड, राइट. DNS FI. तो आपके लिए क्लियर है यहाँ पे. आई होप किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे. आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉर्डिक कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, राइट. अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि इनके कैपिटल्स और एसोसिएटेड टेरिटरीज कौन से होते हैं, राइट. तो डेनमार्क की बात करें अगर हम, डेनमार्क की 2 एसोसिएटेड टेरिटरीज हैं. एक है आपको ग्रीनलैंड और एक है आपको फरो आइलैंड, राइट. ग्रीनलैंड एंड फेरो आइलैंड, ये 2 क्लियर हो गया. ये इनकी एसोसिएटेड टेरिटरीज, ये कंट्रीज हैं, राइट. आप लोग ग्रीनलैंड को अलग ले लेते होगा आई गेस, राइट. ग्रीनलैंड अलग नहीं है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही पार्ट है, राइट. इसमें मेंशन नहीं किया हुआ इन लोगों ने, बट ये रहा डेनमार्क. और डेनमार्क के अलग होके आपको ग्रीनलैंड कहीं यहाँ मिलता है, और ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क, राइट. तो इसको नहीं भूलना. और फरो आइलैंड बहुत छोटा सा आइलैंड है, उसके साथ मिलेगा यहाँ पे. तो ये टेबल याद कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इसके बाद, राइट. इसके बाद आता है नॉर्वे. तो नॉर्वे की एक ही टेरिटरी है आपकी, वो है स्वालबार्ड. स्वालबार्ड, राइट. स्वालबार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द साइंटिफिक रिसर्च, और ये ही इंपॉर्टेंट है, राइट. उसके बाद आता है फिनलैंड. फिनलैंड में आता है अलांदे आइलैंड. एंड जस्ट मेक द नोट्स ऑफ दीज टॉपिक्स, और उस आर्टिकल को जरूर से पढ़िए, क्योंकि उस आर्टिकल में एक वर्ड यूज किया, उस वर्ड से हम देखिए हम लोगों ने कितना कुछ ओपन कर दिया, राइट. तो स्कैंडिनेवियन 3 कंट्रीज, DNS, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन. नॉर्डिक कंट्रीज, DNS प्लस फिनलैंड एंड आइसलैंड, राइट. और डेनमार्क के 2 कौन से एसोसिएटेड टेरिटरीज है? ग्रीनलैंड एंड फरो आइलैंड. नॉर्वे का कौन सा? स्वालबार्ड. स्वालबार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च वहां पे होते हैं. और फिनलैंड में अलांदे नेशंस, अलांदे आइलैंड. और ये दोनों जो है वो नॉर्दर्न यूरोप का पार्ट है, राइट. और इनके नॉर्दर्न पार्ट में बहुत कम लोग रहते हैं,
एंड बिकॉज ऑफ द, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है यार रहना आइसलैंड वगैरह में। पॉपुलेशन इनकी कुछ हज़ारों में होगी नॉर्दर्न पार्ट, राइट? तो ये मैप से आपको ये चीज़ें को फ़ोकस करनी है। आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफ़ाई कि इससे ज़्यादा क्लैरिफ़िकेशन आपके लेवल पे क्लैट एग्ज़ाम के लिए आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा क्लैरिफ़िकेशन नीडेड होगी। बट एक चीज़ और दैट आई वांट टू ऐड हियर, एक चीज़ और इसमें ऐड किया जा सकता है, वो है कैपिटल्स। ये तो चलिए ये पार्ट हो गया। डेनमार्क की कैपिटल क्या है सर? कोपेनहेगन, राइट? डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, याद होनी चाहिए। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो, ये भी याद होनी चाहिए। करेंसी सबकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। और जो नॉर्डिक कंट्रीज का ना एक काउंसिल है इनका, 1952 में बना था, जिसे हम कहते हैं नॉर्डिक काउंसिल। तो ये सब अपना भाई-भाई का एक ग्रुप बना के चलते हैं, नॉर्डिक काउंसिल 1952 याद रखिएगा। 1952 में बना था नॉर्डिक काउंसिल। और कैपिटल्स पे डेनमार्क की कैपिटल, नॉर्वे की कैपिटल, स्वीडन की कैपिटल क्या होगी? स्वीडन की स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस सुना होगा आप लोगों ने, राइट? एक आता है फिनलैंड, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी, राइट? उसके बाद आता है आइसलैंड, आइसलैंड की कैपिटल राइक राइकलविक, राइट? ये जे साइलेंट रहता है इसका, राइट? आई होप यू विल बी डू दिस, यू विल डू दिस, राइट? विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? तो ये है कैपिटल, राइट? ये है नॉर्वे काउंसिल, ये है स्कैंडिनेवियन कंट्री, इसको हम बोल रहे हैं डीएनएस, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन, राइट? स्विट्जरलैंड नहीं याद रखना है। नॉर्डिक में 5 कंट्रीज हो गया, डीएनएस प्लस फिनलैंड एंड आइसलैंड। और ये है एसोसिएटेड टेरिटरीज, एसोसिएटेड टेरिटरी, राइट? एसोसिएटेड टेरिटरी की बात हो गई, राइट? तो इतना आपको याद होना चाहिए। इससे ज़्यादा क्लैरिटी आई डोंट थिंक यू आर जस्ट इन रिक्वायरमेंट कि इससे ज़्यादा टेरिटरी, इससे ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत होगी आपको। बट इसमें एक वर्ड और होता है, मे बी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए, वैसे बनना तो नहीं चाहिए, बट एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसके बाद, राइट? एंड लेट मी इरेज़ दिस फर्स्ट, कि आप कैपिटल को इरेज़ कर देते हैं, कैपिटल आप पढ़ लीजिएगा। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट्स बना लीजिए साथ में, बेटर रहेगा वही, राइट? तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे लिए। नेक्स्ट इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वो है यहाँ पे फेनोस्कैंडियन। फेनोस्कैंडियन एक टर्म आता है। फेनोस्कैंडियन में 4 कंट्रीज़ आते हैं। रशिया का कुछ पार्ट इसमें आ जाता है। फर्स्ट इज़ स्कैंडियन पेनिनसुला, राइट? और इसमें ना डेनमार्क को इंक्लूड नहीं करते, राइट? डेनमार्क को इंक्लूड नहीं करते, राइट? स्कैंडियन पेनिनसुला, सेकंड इज़ करेलिया, थर्ड इज़ फिनलैंड एंड लास्ट इज़ पोला। ये पोला पेनिनसुला जो है, ये आपका रशिया का पार्ट। मैप में जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, हर तरीके से कंफ्यूज होइएगा मैप में, राइट? बिकॉज मैप में आपको नहीं मिलेगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी मतलब माइन्यूट चीजें, राइट? जो दिखाया जा सकता था मैप में, आई हैव शोन यू, राइट? ये आपको मैप में आपको मैक्सिमम इतना दिखाया जा सकता था, ये बहुत छोटी है और बहुत छोटी कंट्रीज है। और जितना क्लैरिटी के साथ हो सकता था, स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक, उनके एसोसिएटेड टेरिटरीज, कैपिटल, फेनोस्कैंडियन, ये हम लोगों ने देख लिया, राइट? और इसमें 2 ऐसे नेशंस हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, जो ईयू का पार्ट नहीं है। एक तो यूके आपका ईयू का पार्ट नहीं है, राइट? एक आपका आइसलैंड पार्ट नहीं है और एक आपका नॉर्वे पार्ट नहीं है, बाकी सब। तो क्वेश्चन आएगा कहीं से भी, नाउ यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? तो होप कि इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको नहीं बनती है इसमें। नॉर्डिक, स्कैंडिनेवियन, फेनो-स्कैंडियन, यूरोपियन यूनियन, आइसलैंड एंड नॉर्वे, राइट? उनके एसोसिएटेड कंट्रीज़, उनके कैपिटल, आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग, एंड द नॉर्डिक काउंसिल नॉट टू बी फॉरगॉटन, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कि इसके बाद हमारे लिए क्या है? इसके बाद है चेक योर लर्निंग पार्ट। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेट मी जस्ट मार्क इट हियर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
आंसर करिएगा। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है सर, बताइएगा। 77 यूएनजीए से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी फ्रेम हो सकते हैं, राइट। So coming to the next part of this questionnaire section, which of the following taxes come under the purview of direct tax in India? इस टाइप के क्वेश्चन आप इस एग्जाम से एक्सपेक्ट करिए, राइट। आईलेट्स से एक्सपेक्ट करिए इस टाइप के क्वेश्चंस। तो कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस, नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 2001। कौन सा ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2001 में सेटअप हुआ? 1996 में एज शंघाई 5 के नाम से सेटअप हुआ था। मिल गया क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द सब्जेक्ट ऑफ हेल्थ कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये भी आपको क्लैट आइलेट किसी में भी आ सकता है, एमएच सेट सिम्बायोसिस किसी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस अपीयर हो सकते हैं, इवन डीयू एलएलबी। फिफ्थ क्वेश्चन, द फ्रूट इज अ हाइब्रिड बिटवीन द किंग एंड द विल्वोलिफ मैंडरिन्स, द ग्रोन इज एक्सटेंसिवली इन द स्टेट ऑफ पंजाब, नेम द फ्रूट। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, आई हैव गिवन यू एक्सटेंसिव नोट्स ऑन दैट फ्रूट आल्सो। इट्स सिट्रस फ्रूट है ये, विटामिन सी के रिगार्डिंग है, तो इसको करिएगा। एंड दिस इज ऑल, एंड इसको नोट्स बनाइए, एंड स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक कंट्रीज पढ़ लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आई विल श्योरली मेकिंग क्वेश्चंस ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर थिंग। सो जस्ट डोंट एवर फॉरगेट टू मेक नोट्स। और ये कुछ हैंडमेड थिंग्स हैं जिसमें हम लोग बहुत डिटेल में बातें करते हैं, राइट। जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।